Hello everyone, this is Pranjali Sahu, your GS mentor. A very good morning to all of you. We are going to cover the most important 150 questions of polity, okay, for NDA, CDS, FCAT, CAPF or any defense examinations. ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर एनडीए. ठीक है, अभी फ़िलहाल एंड वी ऑल हो कि हमारा पेपर किस में होता है, OMR सीट पे होता है. वी हैव टू फिल द बॉज. ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन को मार्क मैंने पहले ही लगा रखा है बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी रिकॉर्डिंग. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. अच्छा मैम, आंसर तो पता चल गया. व्हाट इज दिस? एडॉप्टेड होता है एक होता है इनेक्टेड. ठीक है, एडॉप्टेड का मीन्स होता है कि आपने किसी चीज़ को चूज़ कर लिया, एडॉप्ट कर लिया उस चीज़ को. अभी आप उस चीज़ पे काम कब शुरू कर रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट दैट थिंग, वो होगा इनेक्टेड. ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि इनेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया था, स्टार्ट हो गया, उधर से लागू कर दिया था. बट हम लोगों ने अडॉप्ट कब कर लिया था कि हाँ यही कॉन्स्टिट्यूशन अपना होगा. कब किया था? 26 नवंबर 1949. ये डेट और ईयर दोनों ही याद रखना है. ओके ओके. सेकेंड क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम वेयर. ठीक है, तो फ्रॉम विच कंट्री वी हैव बोरोड दिस? वी हैव बोरोड दिस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, यूएस का. तो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से हम लोगों ने ली है ये सारी चीज़ें. तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो गया. फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भाई बहुत सिंपल सी बात है, भीमराव अम्बेडकर जी को हम लोग इसीलिए तो याद करते हैं कि उन्होंने इतना पूरे देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अपन को दे के गए, है ना. तो कौन हो जाएगा फादर, कौन हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? BR अम्बेडकर हो जाएंगे. टिक मार लेते हैं जल्दी से. उसके बाद द DPSP, जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम. DPSP हमेशा आयरलैंड से ली गई थी. कहाँ से ली गई थी? आयरलैंड से. तो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, क्या बोलेंगे उसको? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. सिंपल. तो हम लोग किस पे टिक मारेंगे अभी? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. हो गया, याद हो गया ना सभी? ब्रिटिश, जर्मन, US कॉन्स्टिट्यूशन. US से अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है कि US कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिए? फंडामेंटल राइट्स लिए हैं. और DPSP किससे लिए हैं? आयरलैंड से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. ओके, याद रखना है सभी को. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द राइट टू इक्वेलिटी? मैं बता देती हूँ, जहाँ से आपके राइट्स शुरू होते हैं बस स्टार्टिंग में आपको इक्वेलिटी ही दे दी गई है. ठीक है, तो कहाँ से शुरू होते हैं हमारे? 12 to 35 तक रहते हैं. बट 12 और 13 में तो दूसरी डिफिनीशंस रहती हैं. बट सबसे मेन राइट टू इक्वेलिटी वाला जो आपका स्टार्ट होता है वो होता है 14 to 18. ठीक है, तो 14 to 18 वाला राइट टू इक्वेलिटी का पूरा पोर्शन है. तो इसमें जल्दी से टिक कर लेते हैं. ओके, अभी वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही हो कभी समझने में, या फिर इफ़ आई एम नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एक्सप्लेनिंग, बट अगर कोई भी दिक्कत है, एरर है, कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा. आई विल ट्राई टू इम्प्रूव. ओके. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाई. देखो इसके लिए क्या होता है, पहला तो इसका आंसर लगा देते हैं हम लोग. आंसर है इसका एन इलेक्टोरल कॉलेज. अच्छा, ये कोई कॉलेज नहीं है इलेक्शन का कि वहाँ पे प्रेसिडेंट जाएंगे और वहाँ से फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आएंगे सब लोग जो भी खड़े हैं इलेक्शन में. नहीं, ऐसा नहीं है. सी, एन इलेक्टोरल कॉलेज इज़ मेड अप ऑफ जो इलेक्टेड मेंबर होंगे. देखो प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ी पोस्ट हो गई ना पूरी इंडिया को, पूरी एक तरीके से पूरे देश के द फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया. तो उनको चूज़ करने के लिए नॉर्मल सी बात है स्पेसिफिकली कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए. तो क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो रहेंगे, और विधान परिषद के नहीं, विधान सभा के क्या रहेंगे? इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे. तो जितने इलेक्टेड लोग हैं वही इलेक्शन में शामिल रहेंगे. किसके? प्रेसिडेंट के. बिकॉज लोकसभा में भी क्या करता है, प्रेसिडेंट को पावर थी कि वो 2 लोगों को नॉमिनेट करेगा. अच्छा, जिन लोग को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा तो फिर वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का थोड़ा सीन हो जाएगा कि जिन उनको तो
प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया हुआ है, तो अब वही प्रेसिडेंट अगर दोबारा बनना चाहे प्रेसिडेंट, तो वो नॉमिनेटेड वाले लोग तो भाई उसी को वोट देंगे, क्योंकि उसको उन लोगों को उसने नॉमिनेट किया था। एंड दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग सिर्फ इलेक्टेड पीपल को लेते हैं। किसको किसको लेंगे हम लोग? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधान सभा, परिषद नहीं, वीपी नहीं, लोकसभा राज्यसभा विधान परिषद, कौन कौन से? इलेक्टेड पीपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मिनिमम एज फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। सो द मिनिमम एज फॉर टू बिकम प्रेसिडेंट फॉर इंडिया इट इज़ 35 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये तो आपको याद रखनी है, सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जुडिशियल वाला और फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट दोनों ही लिए गए हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, आपको याद रखना है। और क्या लगा देंगे हम लोग? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लगा दिया फट्टे से। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा रेस्ट्स विद। अगर पूरी लोकसभा क्या है भाई? पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी टिकी होती है लोकसभा में, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ही भरी है। ठीक है, अगर लोकसभा को भंग करना है, एक तरीके से डिसॉल्व करना है इसको, तो किसके पास पावर है? ये प्रेसिडेंट, जो हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो किसके पास पावर है? हम लोग टिक लगा देते हैं प्रेसिडेंट के। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में है द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू व्हाट। ठीक है, टू विच चैम्बर। तो जो नॉर्मल सी चीज़ें, जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, वो किसको होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, लोकसभा ही होती है, तो वो लोकसभा को ही तो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उन्हीं के लिए, उसी को जवाब दे। एक तरीके रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कि जवाबदेही। ठीक है, कुछ भी वो हरकत करते कुछ भी, तो लोकसभा में उनसे पूछा जाएगा ये चीज़। लोकसभा में उनकी सीट जो होती है लोकसभा में है, तो वो उसी चीज़, लोकसभा के सदस्य है तो लोकसभा में ही उनको जवाब देना पड़ेगा ना। तो किसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे? लोकसभा के लिए। फिर हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। भाई देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जाम में देखा गया है। ये सारे जो हम लोग कर रहे हैं ऑफकोर्स PYQs हैं, जो कि 2009 से लेकर 2025 के बीच में आ रखे हैं। तो इसमें हुआ क्या है कि जॉइंट सिटिंग जो होती है, उसमें जो लोकसभा का हेड होता है, लोकसभा का हेड कौन होगा? ऑफकोर्स स्पीकर ऑफ द लोकसभा होगा। ठीक है, तो ये है महाराज जी, ये है लोकसभा के स्पीकर, जो कि प्रिसाइड करेंगे सेशन को। तो इसीलिए कहते हैं कि जॉइंट सिटिंग, तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे कुछ स्पेसिफिक, उन्हीं पे जॉइंट सिटिंग बैठती है, जैसे कि मनी बिल वगैरह हो गया, वो भी लोकसभा में ही एड्रेस हो सकता है। ठीक है, तो कुछ जिसमें कंट्रडिक्शन हो रहा है लोकसभा राज्यसभा दोनों में, तो जॉइंट सिटिंग होगी। फिर भी देखो पावर किसको मिल रही है? उसका मेन हेड फिर भी जॉइंट सिटिंग का कौन बना हुआ है? लोकसभा का स्पीकर बना हुआ है। सो इट मीन्स कि फिर भी अगर लोकसभा चाहे तो, लाइक लोकसभा वाले चाहते हैं तो अपना पलड़ा भारी है उनका, वो पास कर देंगे बिल को फिर भी, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखो, राइट टू इक्वेलिटी है, राइट टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आपको, तो कौन सा नहीं? राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। ये आपके आर्टिकल 31 में थी और इसको अब कट कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? कट कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है अभी फ़िलहाल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द राज्यसभा इज़ देखो एक चीज़ बताऊँ, लोकसभा जो होती है वो डिज़ोल्व हो सकती है, ओके, पर राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है। उसमें क्या होता है कि राज्यसभा में पूरी राज्यसभा कभी डिज़ोल्व हो ही नहीं सकती है। हाँ, उसमें एक टाइम है कि 65 ईयर्स एज हो जाए, या फिर जो 2.5 ईयर ऐसा करके होता है टाइम, एक टेन्योर, कि उसके बाद लोग चेंज हो जाते हैं मतलब कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो सीट खाली होती रहती है, तो लोग आते रहते हैं दूसरे। बट राज्यसभा पूरी डिज़ोल्व कभी नहीं होती है, तो राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस है। ओके, फिर द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी। मैक्सिमम देखे तो भाई 6 महीने का हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको 6 मंथ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज एक्सरसाइज्ड बाई whom, बाई हु। ठीक है, तो जुडिशियल है, तो जुडिशियल वाली सारी पावर्स किसके पास होती है? ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल। फिर
हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस इन इंडिया। मैं सिंपल बता रही हूँ, फर्स्ट सिटीजन का किताब, फर्स्ट सिटीजन कौन है और सुप्रीम कमांडर हमारे आर्मी के कौन है, आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कुछ भी हो, कौन है आप सभी को पता होगा। वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन, सो ऑफ कोर्स वी नो द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ दैट ऑल दीज थिंग्स। आर्म फोर्सेज सुप्रीम कमांडर कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। जल्दी से लगा देते हैं। ओके, फिर हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट कौन थी, सरोजनी नायडू जी थी। और कहाँ की थी, हमारे कानपुर की थी। आई ऑल्सो बिलोंग टू कानपुर, तो वो कानपुर की ही थी। ठीक है, लगा देते हैं भाई, टिक लगा देते हैं। ओके, इसके बाद द टेन्यूर ऑफ एवरी लोकसभा इज। लोकसभा आप सभी को पता है क्या टेन्यूर होता है, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं ना, आपने नॉर्मली देखा होगा, तो बस वही सीन है। इसके बाद लोकसभा हर 5 साल में सरकार बदलने का रहता है ना, इलेक्शन होते हैं एक बारी, तो वही है 5 साल में, 5 साल का टेन्योर है लोकसभा का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, देखो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं, और ऐसे थोड़ी कि मतलब मन नहीं कर रहा ये वाले प्रेसिडेंट तो दूसरा चेंज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, राज्यसभा से भी ये मुद्दा उठ सकता है और लोकसभा से भी उठ सकता है, तो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है इट इज़ द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। फिर मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन। देखो मैंने अभी बताया था, मनी बिल हो गया, जॉइंट सिटिंग वाला हो, ये सारी पावर ज़्यादातर लोकसभा के पास है ना। तो मनी बिल जो पैसे वगैरह वाली भाई बात होगी ना, जहाँ पे पैसे की बात हुई तो कौन ले लेगा अपने हाथ में डोरी पूरी, लाइक लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लोकसभा में ही, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही मनी बिल मतलब ऐसे जैसे कहीं पे ब्रिज बनवाना है, कहीं पे कोई बहुत बड़ा एजुकेशनल कॉलेज बनवाना है, मेडिकल कॉलेज बनवाना, कुछ भी। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा बनवाना है एंड ऑल, तो उसमें तो ऑफकोर्स बिल, वहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फंड रिलीज़ करना पड़ेगा। तो पैसे वगैरह से छोटा मोटा पैसा तो होता नहीं, थोड़ा बहुत से बिलियंस मिलियंस में, करोड़ों में भाई रखना पड़ता है पैसा, फंड रिलीज होगा। तो वो पैसे पूसे वाली सारी चीज़ें कौन करेगा, लोकसभा करेगा। लोकसभा के पास ही यहाँ से ही मुद्दा उठ सकता है बस। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। अगर राज्यसभा का मेंबर आपको बनना है तो आपको 30 ईयर्स ओल्ड तो होना ही होगा, है ना। लोकसभा के लिए 25 होती है, अभी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे, और राज्यसभा के लिए कितनी होती है, 30 ईयर्स होती है। और ये लिखा हुआ है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 84। आर्टिकल नंबर 84 में राज्यसभा के लिए एलिजिबिलिटी वगैरह दी हुई है, तो उसमें एज लिखी हुई है ये, ठीक है, कि आपको 30 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट वॉज सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी जो थी, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, सुचेता कृपलानी। उसके बाद ओके, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई विच अमेंडमेंट। मैं बताती हूँ विच अमेंडमेंट। देखो, एक हुआ था अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट जो था, कब हुआ था ये, 1976, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, DPSK के 51 के ए में, ठीक है, ऐड कर दी गई थी। ठीक है, तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51 के पार्ट ए में ऐड करी गई हैं, बाई विच अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट 1976। ओके, फिर द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कैन बी, कितनी, 550 भाई, सिंपल। मैक्सिमम कितने पीपल मेंबर हो सकते हैं लोकसभा में, 550। तो कहाँ गई 550 भाई, 552 लगभग, ये देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वी ऑल नो इट। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी को जानते होंगे, जिनको अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। वही चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब कि ड्राफ्ट कैसे किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को, कैसे लिखना, कैसे किस स्टाइल में लिखा जाएगा, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी, ये सारी चीज़ें है ना। तो ये किसने देखा, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था।
फिर क्वेश्चन नंबर 26 में है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू समन और प्रोरोग्यू द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट को समन कौन कर सकता है, पार्लियामेंट को एक तरीके से प्रिसाइड कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ज़्यादातर बहुत भयंकर भयंकर पावर्स हैं भाई। ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे। अच्छा, इसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ज्वाइंट सिटिंग जब होगी वहाँ का हेड कौन रहेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा रहेगा। ठीक है, पीएम के बारे में भी बात नहीं हुई है, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा का जो मेन हेड होगा वो कौन रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। अभी आगे क्वेश्चन आएगा ऑफकोर्स। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ऐसे समझ लो कि रशिया ने बोला कि भाई इनको यूएस ने क्या किया, फंडामेंटल राइट दे दिए। आयरलैंड से डीपीएसपी आ गई, तो फंडामेंटल कुछ ड्यूटीज़ भी ऐड करो। ड्यूटीज़ अभी मैंने ऊपर जस्ट अभी 1 स्लाइड पहले मैंने बताया हुआ है कि कहाँ पर ड्यूटीज़ कौन से पार्ट में है, 51 के आर्टिकल नंबर 51 के पार्ट ए में है। बाई 42nd अमेंडमेंट 1976 ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। और किसने बोला ड्यूटी ऐड, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली जो कि सारे सिटीजन को लेनी चाहिए, वो है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लगा देते हैं यूएसएसआर, उस टाइम पे बोलते थे, क्या बोलते थे, यूएसएसआर। फिर क्वेश्चन नंबर 28, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही सिंपल आंसर है, 315 याद रखना है, 315 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो यूपीएससी है इसकी स्थापना ये आर्टिकल नंबर 315 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, द मिनिमम एज फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा इज़। अभी मैंने रिपीट किया था कि लोकसभा में मेंबर होना है तो 25 एज चाहिए, और राज्यसभा में मेंबर होना है तो 30 एज चाहिए। मतलब कि अगर इफ़ वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर 25 इन नियर फ्यूचर, तो वी कैन बी लाइक अ मेंबर ऑफ लोकसभा के मेंबर के लिए भाई फॉर्म नंबर तो जो भी है ना। बट आई थिंक राज्यसभा के लिए हम लोग को अभी और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 30 ईयर्स होना ही होना पड़ेगा, तो हम लोग लगा देते हैं 25। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज़ नॉट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखो, हैबियस कॉर्पस आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, हैबियस कॉर्पस है, मंडमस है, क्यू वारंटो है, ये सीने क्यूआ नॉन, ये क्या है ये, है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। हैबियस कॉर्पस मैं बता देती हूँ, हैबियस कॉर्पस का मतलब है हैविंग अ बॉडी। देखो एक्चुअली होता ये है कि इफ़ समवन इज़ गेटिंग टू बी डिटेन्ड, ठीक है, तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर पुलिस को क्या करना पड़ेगा, जो भी इंस्पेक्टर उसको गिरफ्तार करेगा उन्हें उसको मजिस्ट्रेट के सामने आफ्टर 20, अगर संडे नहीं पड़ता है तो ठीक है, वर्किंग डेज हैं, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ओके, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो यही है कि हैबियस कॉर्पस ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा लिया और अपना गिरफ्तार कर लिया और कोई इशू ही नहीं है, कोई मतलब लाइक उनके पे कोई कार्रवाई नहीं, ऐसा नहीं है। जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो भी हु ऑल आर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनके पास भी कुछ, उनको भी मतलब सुप्रीम, हमारे पास हैं रिट्स, हमारे पास राइट्स हैं, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं अगर ऐसा है तो। मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना कि मेरे पास वारंट है और आप ऐसे नहीं रख सकते बिना रीज़न के, ऐसा करके। अच्छा, मैंडेमस होता है, मैंडेमस होता है कि हाँ हम आज्ञा देते हैं ऐसा करके, मतलब कि अगर किसी छोटा जो स्मॉल कोर्ट हो गए, स्मॉल कोर्ट मीन्स सिटी लाइक नॉर्मल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हो गए, सिंपल हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो स्मॉल कोर्ट को अगर कोई उसने गलत फैसला सुनाया है या फिर एक तरीके से, तो मैंडेमस मतलब कि ऊपर वाले जो कोर्ट है ना, बड़े कोर्ट, उससे बड़े, तो वो उसके फैसले को अमेंड कर सकते हैं या फिर दोबारा हो सकता है उनका फैसला जो हो बड़े ऊपर वाले कोर्ट का निचली अदालत से थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो माना किसको जाएगा, ऑफकोर्स जो हाई है ना। क्यों वारंट हो, मतलब क्या वारंटी है, अगर देखो अपने हर कोर्ट का एक दायरा होता है, ठीक है, किसी भी आप जुडिशियल बॉडी की लेंगे तो उसकी एक दायरा है, उस दायरे में नहीं है, अगर कोई केस है वो बहुत बड़े नेशनल लेवल पे केस हो और उसका फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुना दिया जाए, है ना, तो उसको ऑफकोर्स हाई कोर्ट और एससी से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगा दी जाएगी, बिकॉज उनके पास ये वारंट नहीं है, उनके पास ये अभी एक तरीके से दे डोंट पॉजेस दैट पावर टू जज और टू गिव द जजमेंट उस चीज़ के लिए, उस लेवल के किसी टॉपिक पे,
तो जिसका जितना दायरा है वो उतने ही दायरे में काम करेगा। ये इक्विवेलेंट वाला हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन गलत है, वो नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर वही हो गया फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा। मैंने अभी बताया था कि लोकसभा के लिए आपके जो मैक्सिमम नंबर होंगे वो 552 थे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा होंगे 250, ठीक है। तो हम 250 लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है कि द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट। देखो आर्टिकल 352 जो बोलता है वो क्या होता है पता है? नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगती है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती है? देखो देखो या तो फिर वॉर वगैरह, वॉर कंडीशन है बिल्कुल एकदम, कहीं वॉर छिड़ गया है कंट्री के, दो कंट्री के बीच में, ठीक है, खास करके अपनी कंट्री उसमें शामिल है तब। या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन, बाहर से कहीं अटैक वटैक कर दिया गया है पूरे कंट्री पे। या फिर आर्म्ड रिबेलियन, मतलब अपने यहीं अंदर ही, लाइक कंट्री के अंदर ही कुछ रिबेलियस एक्टिविटीज़ हो गई हैं बिल्कुल, जो कि पूरे तहस नहस कर सकती है कंट्री को। तो उस टाइम पे एकदम जैसे लॉकडाउन वाला सिचुएशन नहीं होता, बिल्कुल वैसा ही इमरजेंसी लगा सकते हैं हमारे कौन? प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो हम लोग इस पर टिक कर देते हैं, ये ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखो महावलंकर जी को याद कर लो, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का स्पीकर क्या होता है? जॉइंट सिटिंग का भी हेड होता है ना। तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन थे? जीवी महावलंकर, ठीक है, सिंपल है, याद कर लीजिए। फिर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ हाउ मच ईयर, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। तो 6 ईयर्स के लिए। देखो लोकसभा का 5 साल की सरकार चल, राज्यसभा वाला कभी पहली बार तो डिजॉल्व नहीं होता है, तो वो परमानेंट हाउस है राज्यसभा, ठीक है। और राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो 6 साल के लिए मेंबर होते हैं जब मेंबरशिप मिलती है तो। क्वेश्चन नंबर 35 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखो फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वलिटी अभी मैंने बताई थी 14 to 18 के बीच में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 में दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ देखो ये है 14 to 18, ये है 19 में, ये है आर्टिकल नंबर 32। पता है 32 में ही इसी 32 में ही रिट्स हैं। क्या है? ये जो रिट्स अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, ये सारी ये रिट्स किस में है? आर्टिकल नंबर 32 के अंडर में ही है, हम लोगों को दी गई है कि ताकि सुप्रीम कोर्ट पे हम डायरेक्टली अगर हमारे फंडामेंटल का वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट्स का, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हैं, ठीक है, रिट्स के थ्रू। फिर राइट टू प्रॉपर्टी मैंने पहले बताया था, ये तो कट गया है भाई, तो यही आंसर, दिस इज द आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी देखो आर्टिकल नंबर 17 है, सिंपल। 14 में है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के लिए 14 में है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ये किससे रिलेटेड है? फोर्टीन जो है वो लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसी हिसाब से सारे 15, 16, 17 में अनटचेबिलिटी का है, और 18 में है कि टाइटल्स लगा के कोई नहीं घूमेगा। तो अनटचेबिलिटी मतलब ये जो छुआछूत वगैरह पहले होता था ना, तो वो सब चीज़ों को अभी ख़त्म करना है। ऑफकोर्स एक वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर कंट्री बनानी है ना, इस वजह से ये रखी गई हैं चीज़ें, है ना। हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट जो थे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। रिस्पेक्टफुली हम इनको अभी एक आंसर लगा देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो इंडिया में जब पंचायती राज आया था अक्टूबर में आया था, 1959 में आया था, ठीक है। डेट में लिख देती हूँ 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है भाई। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट। मैं बताती हूँ भाई पार्ट नंबर 3, ठीक है। सबको आता होगा, नहीं आता है तो याद कर लीजिए। DPSP डी, देखो मैं बताती हूँ, DPSP डी होता है। डी कौन सा नंबर का लेटर होता है? 4 नंबर का। तो DPSP 4 में आएगा फंडामेंटल के जस्ट बाद,
और तो फंडामेंटल किस में आएगा, 3 में आएगा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है और डीपीएसपी पार्ट 4 में है, ओके। फिर पार्ट 5 में जो है वो स्टेट के बारे में पूरी दी हैं चीज़ें, प्रेसिडेंट से शुरुआत करी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। आर्टिकल नंबर 19 बोला है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, आपको बोलने का अधिकार है, आप स्वतंत्रतापूर्वक अपना बोल सकते हैं जो भी आप, बस डिसरिस्पेक्टफुली और कुछ गलत नहीं बोलना है किसी के बारे में, ठीक है, और अपने व्यूज़ आप रख सकते हैं। ये आपको आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत फ्रीडम दी गई है। आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू लाइफ प्लस पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी दी गई है। आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत 32 में देखो प्रॉपर्टी गलत बोल दिया, 32 में नहीं 31 में था प्रॉपर्टी, ठीक है। 32 में थी रीट्स, क्या थी, रीट्स थी, ठीक है। तो आर्टिकल 17 अभी ऊपर पड़ा है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत वगैरह ख़त्म करनी है। तो कौन सा हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर हुआ ये आर्टिकल नंबर 32, ये गलत लगा हुआ है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होता है भाई ये बात कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ओके। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये कौन थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे, क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, कौन, फर्स्ट, ओके। फिर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू द लोकसभा। मैं पहले बताती हूँ, लोकसभा के लिए प्रेसिडेंट जो है वो पहले नॉमिनेट कर सकता। तभी तो हम लोगों ने बोला था कि नॉमिनेट करने का जो है बोला था कि वो नॉमिनेटेड वाले पर्सन जो रहेंगे वो इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, किस में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये होगा आपका आंसर नंबर 2, ठीक है। 2 मेंबर, पर अभी इस चीज़ को अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया है, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट कोई भी एंग्लो इंडियंस को नहीं करते हैं मेंबर को नॉमिनेट फॉर लोकसभा, क्योंकि अभी एंग्लो इंडियंस इन सब चीज़ों का भी फिलहाल कुछ यूज़ में नहीं है, इसलिए एबॉलिश कर दिया गया इस चीज़ को, पर ये चीज़ थी कॉन्स्टिट्यूशन में। 43 नंबर कहता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाई वॉट।